नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन YouTube क्लासेज में। आज हम रणथंभौर का चौहान वंश प्रारंभ करेंगे। इससे पहले हमने अजमेर का चौहान वंश लिया था, जिसमें हमने वासुदेव चौहान से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक के इतिहास की जानकारी प्राप्त की थी। आज हम रणथंभौर का चौहान वंश प्रारंभ करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं रणथंभौर का चौहान वंश। बात करें अगर हम रणथंभौर के चौहानों की, तो गोविंदराज सन 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करता है और रणथंभौर के चौहान वंश का जो संस्थापक बना वह था गोविंदराज। जानते हैं हम सभी गोविंदराज के बारे में कि गोविंदराज पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे। जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद गोविंदराज अजमेर के शासक बनते हैं, लेकिन मोहम्मद गोरी के प्रशासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बार बार अजमेर राज्य में हस्तक्षेप करने के कारण गोविंदराज ने अजमेर का त्याग कर रणथंभौर में आकर चौहान वंश की स्थापना की। तो गोविंदराज रणथंभौर के चौहान वंश का क्या बना? संस्थापक। गोविंदराज के बाद बल्हण शासक बने। बल्हण के बाद प्रहलाद, फिर वीर नारायण, फिर बाघभट्ट और फिर जत्र सिंह। जत्र सिंह सन 1250 ईस्वी में रणथंभौर के शासक बनते हैं और इन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया। 32 वर्षों तक शासन किया। सन 1282 में जब जत्र सिंह की मृत्यु हुई, उसके बाद जत्र सिंह के पुत्र हमीर देव चौहान रणथंभौर के शासक बने। गोविंदराज के बाद अगर रणथंभौर के चौहान शासकों की बात करें, जो ख्याति हमीर देव चौहान ने प्राप्त की, वह ख्याति कोई और शासक प्राप्त नहीं कर पाया। हमीर देव चौहान ने अपने पिता की याद में एक रणथंभौर में ही 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। हमीर देव चौहान ने अपने पिता जत्र सिंह की याद में रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। इस छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है। न्याय की छतरी कहा जाता है। इसी छतरी पर बैठकर हमीर देव चौहान न्याय किया करता था और जत्र सिंह का जो शासन काल है वो 32 वर्षों का होने के कारण यह छतरी भी 32 खंभों की है। अब हम बात करेंगे हमीर देव चौहान के बारे में। हमीर देव चौहान, सबसे पहले देखते हैं इनका शासन वर्ष। सन 1282 ईस्वी में यह रणथंभौर के शासक बने और इनका शासनकाल जो था 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक। अब सबसे पहले बात करें हम कि हमीर देव चौहान के इतिहास की जानकारी के प्रमुख साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि हमीर देव चौहान के इतिहास की जानकारी हमें किन किन साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होती है। तो हमीर देव चौहान के इतिहास की जानकारी के प्रमुख साहित्यिक स्रोत है, पहला नयनचंद सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य जयचंद्र सूरी द्वारा रचित हमीर मदमर्दन। हमीर मदमर्दन चंद्रशेखर द्वारा रचित हमीर हट। जोधराज व सारंगधर, इन दोनों ने एक ही नाम से ग्रंथ की रचना की थी। इसका नाम है हमीर रासो। अमृत कैलाश द्वारा रचित हमीर बंधन व भांड व्यास द्वारा रचित हमीरायण। यह हमीर के इतिहास की जानकारी के प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। इनके साथ ही अगर हम बात करें कि हमीर के समकालीन
दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख सुल्तान थे, उन सुल्तानों के जो दरबारी इतिहासकार थे, उन दरबारी इतिहासकारों में सबसे प्रमुख नाम आता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अमीर खुसरो ने कई सारे ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की, जिनमें से प्रमुख हैं मिफ्ताह उल फुतूह, और दूसरा आता है खजाइन उल फुतूह। इन दोनों ही ग्रंथों से हमें हमीरदेव चौहान के इतिहास की जानकारी मिलती है। मिफ्ताह उल फुतूह से हमें ये जानकारी मिलती है कि जिस समय खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हमीरदेव चौहान पर या रणथंभौर पर आक्रमण किया, उसकी जानकारी तो हमें मिफ्ताह उल फुतूह से मिलती है, और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जब हमीर पर आक्रमण किया गया तो उसकी जानकारी हमें खजाइन फुतूह से मिलती है। ये तो हो गए हमीरदेव चौहान के इतिहास की जानकारी के प्रमुख साहित्यिक स्रोत। अब जानते हैं हम हमीरदेव चौहान का इतिहास। अब बात करें हम, हमीरदेव चौहान ने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु दिग्विजय की नीति का अनुसरण किया। यानी हमीरदेव चौहान भी अब साम्राज्य विस्तार के लिए दिग्विजय की नीति का अनुसरण कर रहे हैं यहाँ पे, और इस दिग्विजय की नीति के लिए इन्होंने कोटि यजन यज्ञों का आयोजन करवाया। यह कोटि यजन यज्ञ अश्वमेध यज्ञ के समान ही होते थे, और इन कोटि यजन यज्ञों के जो प्रधान पुरोहित थे वह थे पंडित विश्वरूप, जो हमीर के कोटि यजन यज्ञों के प्रधान पुरोहित थे। अब दिग्विजय की नीति के तहत हमीरदेव चौहान ने, अगर यहाँ हम बात करें कि इस दिग्विजय की नीति के तहत हमीरदेव चौहान ने किन किन क्षेत्रों पर आक्रमण कर वहाँ पर अधिकार किया, तो सबसे पहले बात करते हैं हम, हमीरदेव चौहान ने भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित किया, और अर्जुन को पराजित करने के बाद उन्होंने मांडलगढ़ पर आक्रमण किया और यहाँ से कर वसूला। यानी भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित किया, उसके बाद मांडलगढ़ पर अधिकार कर वहाँ के राजा को पराजित कर उनसे कर वसूला, और मांडलगढ़ के दक्षिण में स्थित मालवा के शासक परमार भोज को पराजित किया। उसे पराजित करने के बाद हमीरदेव चौहान जो है वह मेवाड़ के जो शासक हैं समर सिंह को पराजित किया। उसके बाद आबू, और उसके बाद गुजरात के काठियावाड़ में स्थित वर्धनपुर क्षेत्र तक अधिकार किया। यहाँ से पुनः पुष्कर होते हुए वे रणथंभौर पहुँचे। ये था हमीरदेव चौहान का दिग्विजय अभियान, जिसमें सबसे पहले वह भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित करते हैं, उसके बाद मांडलगढ़ से कर वसूलते हैं, उसके बाद उन्होंने मालवा के शासक परमार भोज को पराजित किया, उसके बाद उन्होंने मेवाड़ के शासक समर सिंह को पराजित किया, आबू तक के क्षेत्र व गुजरात के काठियावाड़ के वर्धनपुर के क्षेत्र तक अपना अधिकार स्थापित किया, वह पुष्कर होते हुए पुनः वह रणथंभौर पहुंचे। ये था हमीरदेव चौहान का दिग्विजय अभियान, और इस दिग्विजय अभियान के दौरान उन्होंने कोटि यजन यज्ञों का निर्माण करवाया। अब हम बात करते हैं हमीरदेव चौहान को इतिहास में किन किन नामों से जाना जाता है। तो हमीरदेव चौहान की प्रमुख दो उपाधियां आती हैं। एक तो आती है हटी हमीर या हटी शासक, और दूसरी इनकी उपाधि आती है शरणागत रक्षक। यानी हमीर की शरण में जो भी आता था उसकी रक्षा का दायित्व हमीर का होता था। हमीर ने ये कह रखा था कि भाई जो भी मेरी शरण में आएगा मैं एक क्षत्रिय शासक हूँ और मैं उसकी सहायता करूंगा। हठी शासक वो किसी भी बात को लेकर अगर हट कर लेते थे तो उसे पूरा अवश्य करते थे। इसलिए इतिहास में इनकी हठता को लेकर एक कहावत भी प्रचलित है कि सिंह सुमन सतपुरुष वचन कदली फले न एक बार, तिर्यक तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अब ये तो हो गए हमीर के प्रसिद्ध दो नाम, हटी हमीर और शरणागत रक्षक। अब एक बार हम स्थिति को देख लेते हैं एक बार कि जिस समय
हमीर देव चौहान शासक थे, उनके समकालीन दिल्ली सल्तनत में कौन कौन शासक हुए? तो रणथंभौर में तो हैं हमीर देव चौहान शासक, हमीर देव चौहान। और यहाँ अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में इनके समकालीन जो शासक रहे हैं बलबन, बलबन के बाद क्यूमर्स, फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। यह हमीर देव चौहान के समकालीन दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। हमीर देव चौहान के काल में बलबन, क्यूमर्स, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी व अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान थे। अब हमीर देव चौहान पर आक्रमण करने वाले प्रमुख सुल्तानों की बात करें तो सबसे पहला आक्रमण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था और उसके बाद किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कारण क्या था, क्यों जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर देव चौहान या रणथंभौर पर आक्रमण किया? तो सबसे पहले हम देखते हैं दिल्ली, इधर ये रणथंभौर, इस साइड में आता है गुजरात, नीचे इस साइड में है मालवा। तो गुजरात और मालवा जाने के लिए जो प्रमुख क्षेत्र था वह था रणथंभौर। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हमीर की बढ़ती शक्ति को रोकना भी चाहते थे और रणथंभौर पर अधिकार करना चाहते थे, जिसके कारण क्या हो सके, गुजरात व मालवा जाने में आसानी हो। इसी उद्देश्य को लेकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हमीर देव चौहान पर आक्रमण किया। अब कब किया आक्रमण? तो ये आक्रमण आता है सन 1292 ईस्वी का। सन 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया और सन 1290 के अंदर इन्होंने गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स को गद्दी से हटाकर स्वयं सुल्तान बने थे। अब हमीर की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करेंगे। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, ये दिल्ली यहां पे और यहां ले लेते हम रणथंभौर। अगर हम बात करें कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है, तो वो होगा जैन दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है जैन दुर्ग, यानी रणथंभौर दुर्ग को जीतने से पहले जैन दुर्ग को जीतना जरूरी था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यानी जेके यहाँ से आक्रमण प्रारंभ करता है दिल्ली से और वह अपनी सेना लेकर जैन दुर्ग तक पहुंच जाता है। यहाँ हमीर देव चौहान के एक सेना नायक थे जिन्होंने जैन दुर्ग की रक्षा का भार अपने कंधों पर उठा रखा था, जिनका नाम था गुरदास सैनी। यह जलालुद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की सेना ने जैन दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। जैन दुर्ग पर अधिकार करने के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग के चारों तरफ घेरा डाला। अब रणथंभौर दुर्ग जो है वह गिरि दुर्ग में या गिरि दुर्गों की श्रेणी में आता है और इतिहास में रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहावत भी प्रचलित है कि सभी दुर्ग तो नंगे हैं, रणथंभौर का दुर्ग जो है वो बख्तरबंद दुर्ग है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन हमीर देव चौहान की व्यूह रचना को वो तोड़ने में असफल रहा। 4 माह से अधिक समय तक प्रयास करने के बाद भी वह रणथंभौर दुर्ग को जीत नहीं पाया। इधर उसने दिल्ली के अंदर तख्ता पलट किया था, गुलाम वंश के शासक को पराजित कर खिलजी वंश की स्थापना की थी। नवनिर्मित ये भी शासक था, ये नहीं चाहता था कि रणथंभौर दुर्ग के कारण मैं अपनी दिल्ली की सल्तनत खो बैठूं, इसलिए रणथंभौर से घेरा हटाकर उसे पुनः दिल्ली की ओर प्रस्थान करना था। लेकिन अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए रणथंभौर दुर्ग को छोड़ भी नहीं सकता था। तब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने सैनिकों को एकत्रित करता है और कहता है कि मैं अपने मुस्लिम सैनिकों पर इस प्रकार से कष्ट नहीं देख सकता, मैं ऐसे रणथंभौर के 10 दुर्गों को मुसलमानों के बाल के बराबर भी नहीं समझता, और यहां से घेरा हटाकर वो पुनः दिल्ली की ओर चला जाता है। अब इससे एक बात स्पष्ट सामने आती है
कि हमीर देव चौहान की व्यू रचना इतनी अच्छी थी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उस व्यू रचना को तोड़ नहीं पाया और अंत में असफल होकर उसे यहाँ से घेराव हटाना पड़ा और पुनः दिल्ली की ओर प्रस्थान करना पड़ा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा रणथंभौर पर किया गया ये असफल प्रयास था। उसके बाद सन 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के ही भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा व ससुर की हत्या कर दी और दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी भी चाहता था कि वो अपने चाचा के स्वप्न को पूरा कर सके, यानी रणथंभौर को जीतने का, और दूसरा हमीर देव चौहान की बढ़ती शक्ति को रोकना। और रणथंभौर जो था उसका भौगोलिक व सामरिक महत्व भी अधिक था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी भी रणथंभौर को जीतना चाहता था। यह था रणथंभौर का भाग प्रथम, जिसमें हमने रणथंभौर के संस्थापक से लेकर हमीर देव चौहान पर किए गए जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण तक पढ़ा। इसके बाद हम पार्ट 2 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर किए गए आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। जो भी अगला वीडियो होगा वो तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।